साईं IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है ना। जैसे कि हमारी फिज़िक्स की रेगुलर क्लास चल रही है, उसका अगला टॉपिक है ना। और मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखो, नोट्स बनाओ, याद करो, चीज़ों को समझो, है ना। क्योंकि बड़े रास्ते हमेशा बड़ी मेहनत से तय होते हैं, ये तो सब जानते हैं, है ना। क्योंकि सफलताओं का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, गहराई में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जिससे आप UPPCS के एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम, UPSSC के एग्ज़ाम, अदर स्टेट, है ना, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उस सभी एग्ज़ामों को निकाल पाएंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज जो है फिजिक्स के नए टॉपिक्स है, नई चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कवर करते हैं, है ना। चलिए, तो हमारा जो विषय है ना, वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान में देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले पाँच आपको कुछ मापक यंत्रों के बारे में बताता हूँ। ठीक, मैंने बहुत सारे आपको कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ मापक यंत्र बताए हैं। ठीक, उन्हीं में से हम कुछ आगे मापक यंत्र लिख रहे हैं। जैसे एक होता है यामीटर, है ना। एक होता है वेवमीटर, एक होता है वाटमीटर, एक होता है सेक्रीमीटर, एक होता है स्फेरोमीटर। है ना। तो ये हमारे 5 मापक यंत्र हैं, ठीक है। जैसे यामीटर से हम क्या चीज़ नापते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। यामीटर से हम क्या नापते हैं बेटा, तो ये सूचना देता है, ये यंत्र सूचना देता है वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना। तो एयर जो होती है वो एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ बहती है। अगर उसकी दिशा में, हवा की दिशा में, वायु की दिशा में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है, मापा जाता है, तो वह है यामीटर। वेवमीटर, है ना। तो वेवमीटर में क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय, है ना, वेव तरंगी होती है ना, विद्युत चुंबकीय, है ना, तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मापन। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम नापते हैं किस चीज़ से बेटा, वेवमीटर से। वाट शक्ति का मात्रक है, ये तो सब जानते हैं। तो वाट मीटर से हम क्या नापते हैं, है ना, शक्ति का मापक, शक्ति का मापन। जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको हम नापते हैं बेटा वाट मीटर से, है ना। सेक्रीमीटर, सैकरीन से बना है ना। तो शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता, ऐसा विलयन जिसमें चीनी घुली हुई है, और कितनी चीनी घुली हुई है उसको देखना हो तो सैकरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन किससे करते हैं बेटा, हम सैकरीमीटर से। स्फेरोमीटर, स्फेयर गोला होता है ना, पढ़ा होगा आपने अंग्रेजी में, स्फेयर गोले को कहते हैं हम। तो स्फेरोमीटर का मतलब होता है ना, वक्र पृष्ठ की वक्रता का मापन, है ना। तो आज हमने 5 मापक यंत्रों के बारे में पढ़ लिया है ना। एक बार देख लें, यामीटर से हम क्या करते हैं, यामीटर से करते हैं वायु की दिशा में होने वाले परिवर्तन की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। जबकि एनीमोमीटर था एक,
पीछे बहुत एग्जाम में आता वो। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर में क्या करते हैं, वायु की गति का मापन करते हैं हम, है ना। वेवमीटर में तो वेव तरंगों को बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेवलेंथ, वेवलेंथ अंग्रेजी का वर्ड है ना वेवलेंथ, तो वेवलेंथ याद रह जाएगा ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मापन। वाट शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए शक्ति का मापन करते हैं इस सब। सैक्रीमीटर सैक्रीन से बना है, सैक्रीन चीनी वगैरह मान लो आप, शर्करा मान लो आप, तो शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन। स्फेरोगोला होता है ना, तो वक्र पृष्ठ की वक्रता का मापन करते हैं हम, ठीक। तो 5 मापक यंत्र हो गए। जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं अब, है ना। चलिए चलिए इन टॉपिकों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक होता है हमारे पास में त्वरण, त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्सीलरेशन। और तुमने देखा होगा ना, एक शब्द आता है जब मोटर वाहन में हम चलाते हैं तो एक्सीलेटर, एक्सीलेटर, है ना। एक होता है स्पीडोमीटर, मैंने बताया था, स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल बताता है। जो रेस होती है ना हमारी रेस, एक्सीलेटर पे पैर रख दिया हमने गाड़ी के, है ना, तो एक्सीलेटर का मतलब है उस गाड़ी को भगा रहे हैं हम, एक्सीलरेशन दे रहे हैं, त्वरण दे रहे हैं। तो मैंने एक्सीलरोमीटर बताया था आपको, एक्सीलरोमीटर से नापते हैं हम त्वरण, त्वरण का मापन करते हैं, ठीक। अब सवाल ये है कि त्वरण क्या है, ठीक। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी स्पीड की, वेग की, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वस्तु है वो जिस वेग से चल रही है ना, कोई भी वस्तु है 1 सेकंड में वो जितनी दूरी तय करती है, एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, उसको हम वेग बोलते हैं, ठीक। इसी में क्या कहा गया, देखिए अगर किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता हो, जैसे 1:01 पर उसका वेग मान लीजिए, है ना, 1 सेकंड पर उसका वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और 1:02 सेकंड पर उसका वेग जो है 20 की बजाय 21 हो जा, तो उसके वेग में वृद्धि हुई है ना। वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो सीधी डेफिनेशन अगर हम दें तो हम क्या कह सकते हैं, है ना, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है वो, है ना। इस 1 सेकंड में किसी भी वस्तु का वेग हर सेकंड जितना बढ़ता है, किसी वस्तु का वेग हर सेकंड जितना बढ़ता है, दोबारा सुन लो, किसी वस्तु का वेग हर सेकंड जितना बढ़ता है, वो बढ़ने वाला वेग क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है ना। किताबी डेफिनेशन हम देखें तो किताबी डेफिनेशन ये है ना, कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, त्वरण कहते हैं। वेग में होने वाला परिवर्तन जिस रफ्तार से हो रहा है, जिस दर से हो रहा है, उस दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए त्वरण का जो सूत्र आता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम दिखाते हैं बेटा, एक्सीलरेशन का ए है तो त्वरण को दिखाते हैं ए से। वेग परिवर्तन, वेग में कितना बदलाव हुआ है भाई, मान लो एक तो उसका प्रारंभिक वेग होगा और एक अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दोगे तो वेग परिवर्तन निकल जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना, बटे समय। इसको हम देखें तो ये बन जाएगा a बराबर अंतिम वेग अगर v है ना, तो v माइनस यू बटे टी। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया।
b अंतिम वेग है, लास्ट वेलोसिटी है, और u प्रारंभिक वेग है ना, और t क्या है, उसका समय है। ठीक है, अब क्या देखिए, पहली बात भाई वेग का सूत्र तो हमें मिल गया, त्वरण का सूत्र तो मिल गया, त्वरण का मात्रक क्या होगा, है ना। तो त्वरण का मात्रक हम देखें तो देखो, वेग का मात्रक आपने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड, पढ़ा था कि नहीं, बटे में समय है, समय का मात्रक भी हो गया सेकंड, ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक याद रखना, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो इसका मात्रक बन गया। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, बीमा, मैंने बीमा वाले में बताया था कि मीटर की बीमा होती है L, सेकंड की बीमा होती है T, चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो T की पावर 2 ऊपर पहुंचा दोगे तो LT-2 बीमा बन गई, है ना। त्वरण कैसी राशि है ना, त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण जो है वो सदिश राशि है, सदिश राशि कैसी है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो सदिश राशि है ना। जब इसको बोलोगे तो इसके साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, दिशा का बोध करना पड़ेगा। तो इस सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी हमारी ये। ठीक है, चलिए आ गए। होता क्या, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। कुछ शर्तें देखिए, देखो त्वरण जो होता है ना, त्वरण शून्य भी हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, त्वरण एक समान भी होता है। ठीक, अब कैसे कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन, शून्य कैसा होता है ना, जब वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तब वस्तु का त्वरण शून्य होता है, शून्य होता है। देखो शब्द आपके सामने आ रहा है, उस शब्द पर आपको गौर देनी है बेटा। शब्द ये है, वेग कैसा हो, त्वरण समान नहीं है, वेग कैसा हो, समान हो। मान लो तुम्हारी मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर घंटे बाद तुम्हारी मोटरसाइकिल चेक की जाती है तो देखा जाता है कि हर समय तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वेग जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अंतिम वेग भी जब मैंने देखा तो 40 किलोमीटर था, पहला वाला वेग भी मैंने देखा तो 40 किलोमीटर था, दोनों का अंतर हो गया शून्य। समय से भाग करोगे तो मान क्या आएगा, शून्य मान आएगा। तो खूब एग्जाम में पूछा जाता है, क्या किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है? यस, वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि वस्तु का त्वरण शून्य कब होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा जब वस्तु का वेग समान हो, वेग समान हो। अगर किसी वस्तु का वेग समान है तो समझ लो उसका त्वरण कैसा होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक, दूसरी बात, जब वस्तु का वेग है ना प्रति सेकंड बढ़ रहा हो, उसके वेग में वृद्धि हो रही है, तब उसका त्वरण धनात्मक प्लस में धनात्मक होता है। तो उसका त्वरण कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है, प्लस में होता है उसका त्वरण। जैसा मान लीजिए मैंने तुम्हारी मोटरसाइकिल को देखा तो शुरू में तुम्हारी मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही थी, बाद में मैंने देखा तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की स्पीड 1 घंटे बाद जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो शुरू में आपकी मोटरसाइकिल का वेग जो था वो 40 था और बाद में कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 में से जब 40 आप घटाओगे तो 20 प्लस में आएगा, है ना, और बटे समय से भाग करोगे तो उसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक, धनात्मक होगा मतलब। तीसरी बात इसमें ये याद आपको रखनी है भैया, है ना, जैसा मान लो कोई ट्रेन है और जब वो ट्रेन जो है
स्टेशन से छूटती है तो उसका वेग प्रति सेकंड बढ़ता है, इसका मतलब उसका त्वरण धनात्मक होगा। जब वो एक रफ्तार पकड़ लेती है तो उसका वेग फिर ना बढ़ता है ना घटता है, समान वेग से दौड़ती है तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जब वो ट्रेन स्टेशन की तरफ आती है रुकने के लिए, समझिए जब वो ट्रेन स्टेशन की तरफ रुकने के लिए आती है तो प्रति सेकंड उसका वेग कम होता है ना, इसलिए उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, ह्रासमान त्वरण कहलाता है उसका। ठीक, तो तीसरी बात, जब वस्तु का वेग प्रति सेकंड घट रहा हो, मतलब गाड़ी स्टेशन की तरफ आ रही है रुकने के लिए, घट रहा हो, तब वस्तु का त्वरण ह्रासमान, या इसी को बोलते हैं बेटा ऋणात्मक या वस्तु का त्वरण ह्रासमान, ऋणात्मक या मंदन, ये शब्द याद रखना, मंदन, रिटार्डेशन कहलाता है। तो तीनों बातें मैंने बता दी। अगर वस्तु का वेग समान है तो 100% उसका त्वरण शून्य होगा। दूसरी बात, अगर उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो समझ लो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर उसके वेग में प्रति सेकंड क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, घट रहा हो उसका वेग, तो उसका त्वरण ह्रासमान, ऋणात्मक या फिर मंदन कहलाता है। इसी चीज़ों पर आधारित जो गति की समीकरण है ना, जो न्यूटन ने दी थी, तो गति की समीकरण जो उसने गति की समीकरण दी थी न्यूटन ने, है ना, अब उन पर चर्चा कर लें तो दो कंडीशन निकल कर आती हैं, है ना। दो कंडीशन क्या निकल कर आती हैं बेटा, त्वरण अगर धनात्मक है, प्लस में है, तो गति का पहला समीकरण बनता बेटा b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण बनता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बनता है बेटा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा समीकरण बनता है t/s में चली दूरी बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 a ब्रैकेट 2t माइनस 1, है ना। अगर त्वरण ऋणात्मक है, अगर है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, a का मान माइनस में आता चला जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ प्लस चिन्ह आप लगा रहे हैं a के साथ में, वो सब माइनस में होते चले जाएंगे। जैसे गति का पहला समीकरण हो जाएगा b बराबर u माइनस ए टी, है ना, क्योंकि वो रुकने की दिशा में है, उसकी स्पीड कम हो रही है ना। s बराबर यू टी प्लस 1/2 यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। फिर b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, जी ने लगाएंगे, जी गुरुत्वीय त्वरण के लिए लगाएंगे, है ना। और t/s में चली दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा अपना u माइनस 1/2 a ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो कुछ भी नहीं करा मैंने, एक जगह बदलाव आया है, वो बदलाव ये है कि अगर त्वरण धनात्मक है तो a के साथ में प्लस का चिन्ह आएगा, त्वरण ऋणात्मक है तो a के साथ में माइनस का चिन्ह आएगा। अगर किसी वस्तु का वेग समान है तो a का मान आप 0 लगाते चले जाओ, तो b बराबर u आ जाएगा, s बराबर यू टी हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा। t/s में चली दूरी किसके बराबर होगी, u के बराबर हो जाएगी, बाकी सब शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात थी बेटा हमारे पास में त्वरण की। अब जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, देखिए वो जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, कोणीय त्वरण भी होता है,
समझ रहे हैं ना। त्वरण भी कई प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण होता है, रेखीय त्वरण अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। जब त्वरण की बात चल रही है तो सभी प्रकार के त्वरण को जो है हम कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए, ये जो हमने बात करी थी अभी वो रेखीय त्वरण की बात थी। अगर गुरुत्वीय त्वरण होगा तो बदलाव क्या क्या आएंगे, देखिए। गुरुत्वीय त्वरण बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे सवाल एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, है ना। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब सवाल पहला अपने पास में ये बनता कि भाई गुरुत्वीय त्वरण कहते किसे हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता है। जब उसे छोड़ते हैं तो उसका वेग कम होता है, लेकिन जब वो ज़मीन से टकराने वाली ही होती है तो उस समय उसका वेग महत्तम होता, सबसे ज़्यादा वेग होता, सबसे ज़्यादा उसका वेग माना जाता है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है तो हर सेकंड उसका वेग लगातार बढ़ता है। जब किसी वस्तु को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो प्रति सेकंड उसका वेग लगातार कम होता रहता है। जब किसी बॉल को आप हाथ से लेकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्षण भर के लिए बॉल जाकर रुक जाती है, फिर नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है उसका वेग लगातार कम होता रहता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, वेग शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से शून्य वेग के बाद जब वो तुरंत गिरती है तो फिर उसका वेग लगातार बढ़ता रहता है ना। ये जो वेग लगातार बढ़ लिया है ना, प्रति सेकंड उस वस्तु का वेग लगातार जो बढ़ लिया है, उसी बढ़ते हुए वेग को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। तो पहली बात देखिए, पहला सवाल क्या है ना, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड, हर सेकंड मतलब प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। ये तो होगी डेफिनेशन। जो हमारा रेखीय त्वरण था, अभी हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, उसको हम ए से दिखाते हैं, है ना। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, छोटा जी, गुरुत्वीय त्वरण, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेखीय त्वरण को ए से दिखाते हैं हम। तीसरी बात जो बेटा, इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है ना। सदिश राशि है ये भी, इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींचता है ना, उसके वेग में वो वृद्धि करता है प्रति सेकंड। ठीक, चौथी बात, 45 डिग्री अक्षांश, ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा। 45 डिग्री अक्षांश व समुद्र तल पर जो जी का मान होता है ना, जी बराबर वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान है। अगर इसे आप
9.8 क्या दो 9.81 भी होता है ना, कहीं कहीं 10 भी लिखा हुआ मिल जाता, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जी का मान है ना। एक आपने और पढ़ा होगा, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कि छोटा जी बराबर होता है बड़ा जी ME/RE का वर्ग। ये फॉर्मूला है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। छोटा जी क्या है, छोटा जी क्या है, छोटा जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो बड़ा जी क्या है देखिए, है ना, जो बड़ा जी है ना, जो कैपिटल जी है बड़ा जी, उसे कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान कभी नहीं बदलता, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। PCS तक के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ सवाल। जो बड़ा जी होता है ना, उसका मान भी पूछा है एक एग्जाम में, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। N का मतलब है न्यूटन, M का मतलब है मीटर स्क्वायर, kg का मतलब है किलोग्राम स्क्वायर। इसकी बीमा तक पूछी गई है एग्जाम में, इसकी बीमा आती है बेटा, तो इसकी बीमा क्या बनेगी, न्यूटन है, देखो न्यूटन, न्यूटन होती है बल की, बल का मात्रक, और इसकी बीमा, न्यूटन की बीमा होती है MLT-2 गुणा M लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो गया, लंबाई की बीमा होगी L, और kg जो है किलोग्राम, उसकी बीमा हो जाएगी M से पावर ख़त्म हो जाएगी, एक पावर बचेगी, इसे ऊपर पहुंचाओगे M की पावर -1, L की पावर 2 और 1 3 और T की पावर -2, ये इसकी बीमा बन गई, है ना। ME क्या है, ME, M का मतलब होता मास, E का मतलब होता अर्थ, अर्थात इसे कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो द्रव्यमान है बेटा, वो होता है 6 × 10⁻24 kg, ये हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है। RE, R का मतलब होता है रेडियस, E का मतलब होता अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या। एक एग्जाम में ये भी पूछा था, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती 6.4 गुणा 10⁻6 किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये बात थी जी की। अब सवाल जो है ना, कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगिताओं के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जी के मान में जो परिवर्तन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आवर्तकाल के ऊपर पूछ ले, चाहे वो वस्तु के भार के ऊपर पूछ ले, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं किस मामले में, उन्हें जी के रूप में जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो भार वाले क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए वो टी वाले क्वेश्चन गलत करते हैं, आवर्तकाल वाले टी बराबर, है ना, 2π√L/g वाले, वहाँ के क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। उन सवालों को सही करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो जी के मान में परिवर्तन देखिए, कहाँ कहाँ जी के मान में परिवर्तन आता है। जी के मान में परिवर्तन, कुछ मैं बात बताऊंगा। जी का मान, है ना, हर जगह एक सा नहीं रहता, जी का मान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जी के मान में कुछ बदलाव हैं, वो आप पहले याद रखो। अगर आपने जी के मान में जो बदलाव है वो आपको समझ में आ जाते हैं, वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, तो आप पक्का तय कर लें, भार वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे सब आपके समझ में आ जाएंगे, है ना। जी के मान में परिवर्तन मतलब बदलाव, कुछ नियम है। देखिए, हम जो ज़मीन पर खड़े हैं बेटा, धरातल पर खड़े हैं, इस धरातल से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे जी का मान घटता है। आपको सिद्ध नहीं करना है, इंटरमीडिएट की बुकों में सिद्ध करे हुए हैं, वो आपको सिद्ध नहीं करने हैं, आपको सिर्फ रूल याद रखने हैं। इस ज़मीन पर जहाँ आप खड़े हैं, बैठे हैं, इससे जब धरातल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहोगे, है ना, जी का मान घटता रहेगा। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है ना, धरातल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है।
जी का मान 9.8 बताया था ना मैंने। जैसी धरातल से ऊपर जाते रहोगे जी का मान घटता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहाँ जी का मान 0 हो जाएगा, और जहाँ जी का मान 0 हो जाएगा वहाँ निर्वात हो जाएगा, वहाँ अंतरिक्ष में आप पहुँच जाओगे। तो अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाता। अगर आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो जी का मान 0 हो जाएगा। और जब वस्तु जी जहाँ 0 है, अगर ऐसी पोजीशन में पहुँच जाती है तो फिर नहीं गिरती वस्तु। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण रेंज क्षमता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ जी का मान 0 हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए भैया, है ना, धरातल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर तुम इस ज़मीन पर जहाँ हम खड़े हैं कुआं खोद लें और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दें, सुरंग बना लें, नीचे की तरफ जाना शुरू कर दें बेटा, तो समझ लो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहाँ आप जी का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जो है, क्रोड जो है, वहाँ जी का मान 0 होता है ना। तो तीसरा सवाल यही बनता है कि पृथ्वी के केंद्र पर, जमीन के नीचे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है बेटा वो 0 होता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे जब आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाओगे तो जी का मान 0 हो जाएगा। चौथी बात, जैसा मैंने इस कंडीशन में बताई थी कि जब आप ऊपर जाते रहोगे तो निर्वात में पहुंच जाओगे, वहाँ जी का मान 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाएगा। तो अंतरिक्ष या निर्वात या रॉकेट में आप बैठ जाएं, रॉकेट में जी का मान कैसा होता है बेटा? 0 होता है जी का मान। रॉकेट में भी जी का मान 0 होता है बेटा। पांचवी बात देखो आप यहाँ से, पृथ्वी की त्रिज्या और जी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर जहाँ त्रिज्या का मान घटेगा वहाँ जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर कुछ चपटी है, अंडाकार है इस तरीके से। पृथ्वी जो हमारी वो ध्रुवों पर चपटी है ना, कुछ रूप जो है उसके अंडे के समान है, ऐसा आप मान सकते हैं। ये पृथ्वी का सेंटर है, ठीक। पृथ्वी के केंद्र पे आप देखिए, ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा बोलते हैं। ये दोनों हमारे ध्रुव हो गए, है ना। मैं शॉर्टकट में लिखा देता हूँ, NP नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और SP साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो बताइए ये जो RE का मान है ये कैसा है? RE का मान, और एक RE का मान ध्रुवों के लिए है। तो ध्रुवों वाला मान आप देख रहे हो, ये वाला मान छोटा है और ये वाला मान बड़ा है। जहाँ RE का मान ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वहाँ पृथ्वी की त्रिज्या कैसी होगी? वहाँ जी का मान कैसा होगा? छोटा होगा। जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ जी का मान कैसा होगा? कम होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, तो समझ रहे हैं तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, है ना, कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों का मान कम और विषुवत रेखा पर ध्रुवों का मान ज़्यादा होता है ना। या इस बात को ऐसे कह सकते हो कि ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है ना। तो ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जी का मान, ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। अब एक बात बताओ, समझो पहले, यहाँ तो जी का मान है कम, लेस देन कर दिया, यहाँ जी का मान हो जाएगा ज़्यादा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो यहाँ तो घटा हुआ है, यहाँ बढ़ लिया है। तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, भूमध्य रेखा से
रेखा से ध्रुवों की, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, है ना, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। अब इसका उल्टा करो, अब की बार क्या करना आपको, अब की बार ध्रुवों से आना है भूमध्य रेखा पर। तो देखो, अगर तुम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो यहाँ तक तो मान बढ़ेगा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो मान कैसा हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है फिर भूमध्य रेखा पर आ जाता है, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई आदमी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है और फिर भूमध्य रेखा पर आता है तो पहले जी का मान बढ़ता है, बाद में जी का मान घटता है। अब इसे उल्टा कर लो, अगर एक व्यक्ति ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाकर पुनः ध्रुव पर आ जाता है, मतलब एक आदमी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर अगर आता है तो पहले जी का मान क्या होगा बेटा, घटेगा, और उसके बाद यहाँ जब आएगा इधर की तरफ तो जी का मान बढ़ेगा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। यहाँ से बड़े शानदार क्वेश्चन निकलते हैं। अगर वो भार पर पूछता है कि एक आदमी का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम भार है, उसका वजन जो है वो 60 किलोग्राम भार है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर वजन 1/6 हो जाएगा, तो 60 का कितना हो जाएगा, 1/6, तो 10 किलोग्राम भार उसका वजन आएगा। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उसका वजन अगर 10 किलोग्राम भार है तो पृथ्वी पर उसका कितना वजन महसूस होगा अपना, तो 6 गुना हो जाएगा। पृथ्वी पर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज़्यादा है, तो कितना आएगा उसका, तो आएगा 60 किलोग्राम भार। एक सवाल हो रहा था कि जहाँ जी का मान जितना ज़्यादा कम होगा वहाँ व्यक्ति उतनी ही ऊंची छलांग भी लगा सकता है। जैसा मान लीजिए तुम्हारी एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में आपसे कहा जाता है कि आपको 3 फीट कूदना है, तो मान लीजिए 3 फुट आपको टारगेट दिया गया कूदने का। अगर आप ताकत से कूदते हैं तो आप 3 फीट कूद जाते हैं मान लीजिए। अगर उतनी एनर्जी लगा के आप चंद्रमा पर कूदते तो कितने फीट कूद लेते आप, तो 6 गुना ज़्यादा कूद लेते। 6 गुना का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई आदमी ज़मीन पर 6 फीट ऊपर 3 फीट ऊपर कूदता है, 3 फीट की ऊंचाई कूद लेता है कोई व्यक्ति, कहाँ, पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना फीट कूदेगा वो, तो उसका 6 गुना हो जाएगा। क्योंकि जितना जी का मान जहाँ कम होगा उतनी ही वो ऊंचाई ज़्यादा कूदेगा। तो अगर वो पृथ्वी पर 3 फीट कूदता है तो चंद्रमा पर 3 का 6 गुना कर लो आप, 6 18 फीट कूदेगा, 18 फीट आप लगा लीजिए। और अगर कोई आदमी चंद्रमा पर मान लीजिए 18 फीट कूदता है तो क्या पृथ्वी पर 18 फीट कूद लेगा, नहीं, कितना कूदेगा, 1/6। तो 18 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, नोट भी कर लेना इस सवाल को कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे देखिए, मंगल पर, जो मंगल ग्रह है मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं हम, मंगल पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 2/5 होता है।
मतलब मंगल पे भी जी का मान जो है पृथ्वी के जी के मान का कम है, 2/5 है। तो जो 9 है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी पर जी का मान, उसे 200 गुणा करके 5 से भाग कर लें तो मंगल वाला मान निकल आएगा, और 1/6 से भाग कर दें तो चंद्रमा वाला मान निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो तकरीबन 1667 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने से 1667 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही है, वो घूम रही है। हम भी घूम रहे हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी पर या पृथ्वी की ये घूर्णन गति 1667 किलोमीटर से ज़्यादा हो जा, बढ़ जा, तो समझ लेना जी का मान क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा। याद रख लेना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा, है ना। ऐसे ही देखिए, ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घट जा तो जी का मान बढ़ जाएगा, और बढ़ जा तो जी का मान कम हो जाएगा। एक सवाल एक एग्जाम में था, मैंने पढ़ा वो सवाल, उन्होंने ये लिखा कि पृथ्वी अपनी मौजूदा गति की 17 गुना गति से अगर वो घूमने लगे, 17 गुना, 1667 किलोमीटर है ना, अगर वो 17 गुना घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको भी, है ना। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति की 17 गुनी चाल से घूमने लगे तब भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर या इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 होगा। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है ना। अब क्या है, जैसा मैंने गति के समीकरण बताए थे ना एक ही फॉर्म में, उसी तरीके से गति के समीकरण जो निकलते हैं बेटा, वो ऊर्ध्वाधर गति के रूप में किस फॉर्म मांगे, है ना। तो देखो क्या करा है, ऐसा मान लीजिए आप, हम गति के समीकरण देख लें, गति के समीकरण इन्हें भी हम 2 फॉर्म में देख लें, है ना। नीचे की ओर, जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो, एक तो रूप ये हो जाएगा, है ना। तो गति के समीकरण क्या बनेंगे बेटा, b बराबर u प्लस जी टी, दूसरा h हाइट हो जाएगी ना, हाँ, तो h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। फिर ऐसी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, करेक्ट। और अंतिम टी/, में चली दूरी, टी/, में चली दूरी ये हो जाएगी बेटा u प्लस 1/2 जी ब्रैकेट 2t - 1। और अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो जी का मान माइनस में हो जाएगा भैया, है ना। ऊपर की ओर का मतलब है जब वस्तु को, हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हों, है ना। तो गति का समीकरण हो जाएगा बेटा b बराबर u माइनस जी टी, है ना, h बराबर ut - 1/2
GT² B² बराबर U² माइनस 2GH और Tवें सेकंड में चली दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा U माइनस 1/2 G ब्रैकेट 2T माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएंगी। तो आपको सबसे पहली बात ये कि आपको ये याद रखना है जी के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में, है ना। एक सवाल है और SSC PCS के एग्ज़ाम तमाम एग्ज़ाम में पूछा गया है। सवाल में कल कराऊंगा वो, ठीक है, कल वाली वीडियो में आप देखना, मैं कल कराऊंगा। सवाल में बोले देता हूँ, आप उसका आंसर ढूंढ लो, है ना, और उसका जवाब मुझे कमेंट्स बुक में लिख के बताना कि एक लकड़ी का गोला है और एक लोहे का गोला है, दोनों समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ध्यान से सुनो, एक लकड़ी का गोला है और एक लोहे का गोला है, दोनों का आयतन बराबर है और दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। आयतन बराबर है, मैंने द्रव्यमान बराबर नहीं बताया, है ना। एक लकड़ी का गोला है, एक लोहे का गोला है, दोनों के आयतन बराबर हैं, दोनों को समान ऊंचाई से गिराया गया है। धरातल पर कौन पहले पहुंचेगा? पहला ऑप्शन आपका लकड़ी का गोला, दूसरा है लोहे का गोला, तीसरा है दोनों समान समय पर पहुंचेंगे और चौथा और अंतिम है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसका जवाब भेजें, ठीक है, अगर आपको पता है तो, वरना मैं कल इसको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।